नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी दोस्त साधना शर्मा खुशियों की एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है एक रूसी राइटर एंटोन चेखव की कहानी, एक छोटा सा मजाक। सर्दियों की एक खूबसूरत दोपहर, सर्दी बहुत तेज है। नादिया ने मेरी बाह पकड़ रखी है। उसके घुंघराले बालों में बर्फ इस तरह जम गई है कि वे एक चांदनी की तरह झलकने लगी। होठों के ऊपर भी बर्फ की एक लकीर सी दिखाई देने लगी है। हम एक पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। हमारे पैरों के नीचे मैदान पर एक ढलान पसरी हुई है जिसमें सूरज की रोशनी ऐसे चमक रही है जैसे उसकी परछाई शीशे में पड़ रही हो। हमारे पैरों के पास ही एक स्लेज पड़ी हुई है जिसकी गद्दी पर लाल कपड़ा लगा हुआ है। चलो नादिया, एक बार फिसलें, मैंने नादिया से कहा। सिर्फ एक बार, घबराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हम ठीक ठाक नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन नादिया डर रही है। यहाँ से पहाड़ी के कगार से नीचे मैदान तक का रास्ता उसे बेहद लंबा लग रहा है। वह भैंसे पीली पड़ गई है। जब वह ऊपर से नीचे की ओर झांकती है और जब मैं उससे स्लेज पर बैठने को कहता हूँ तो जैसे उसका दम निकल जाता है। मैं सोचता हूँ लेकिन तब क्या होगा जब वह नीचे फिसलने का खतरा उठा ले। वह तो भैंसे मरी जाएगी या पागल ही हो जाएगी। मेरी बात मान लो, मैंने उससे कहा। नहीं नहीं, डरो नहीं, तुम में हिम्मत की कमी है क्या? आखिर वह मान जाती है और मैं उसके चेहरे के भावों को पढ़ता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मौत का खतरा मोल लेकर ही उसने मेरी यह बात मानी है। वह भैंसे सफेद पड़ चुकी है और कांप रही है। मैं उसे स्लेज पर बैठाकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखकर उसके पीछे बैठ जाता हूँ। हम उस अथाह गहराई की ओर फिसलने लगते हैं। स्लेज गोली की तरह बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। बेहद ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चोट कर रही है। हवा ऐसे चिंगाड़ रही है कि लगता है मानो कोई तेज सीटी बजा रहा हो। हवा जैसे गुस्से से हमारे बदनों को चीर रही है। वह हमारे सिर उतार लेना चाहती है। हवा इतनी तेज है कि सांस लेना भी मुश्किल है। लगता है मानो शैतान हमें अपने पंजों में जकड़कर गरजते हुए नरक की ओर खींच रहा है। आसपास की सारी चीजें जैसे एक तेजी से भागती हुई लकीर में बदल गई। ऐसा महसूस होता है कि आने वाले पल में ही हम मर जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, मैं धीरे से कहता हूँ। स्लेज की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। हवा का गरजना और स्लेज का गूंजना इतना भयानक नहीं लगता। हमारे दम में दम आता है और आखिरकार हम नीचे पहुंच जाते हैं। नादिया अधमरी सी हो रही है। वह सफ़ेद पड़ गई है। उसकी सांसें बहुत धीमी धीमी चल रही हैं। मैं उसकी स्लेज से उठने में मदद करता हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए मैं कभी नहीं फिसलूंगी, हरगिज नहीं। आज तो मैं मरते मरते बची। मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ का साया दिखाई दे रहा है, पर थोड़ी ही देर बाद वह सहज हो गई और मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। क्या उसने सचमुच वे शब्द सुने थे या उसे ऐसा बस महसूस हुआ था? सिर्फ हवा की गरज थी वह। मैं नादिया के पास ही खड़ा हूँ। मैं सिगरेट पी रहा हूँ और अपने दस्ताने को ध्यान से देख रहा हूँ। नादिया मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेती है और हम देर तक पहाड़ी के आसपास घूमते रहते हैं। यह पहेली उसको परेशान कर रही है। वे शब्द जो उसने पहाड़ी से नीचे फिसलते हुए सुने थे सच में कहे गए थे या नहीं? यह बात वास्तव में हुई या नहीं? यह सच है या झूठ? अब यह सवाल उसके लिए स्वाभिमान का सवाल हो गया है, उसकी इज्जत का सवाल हो गया है। जैसे उसकी जिंदगी और उसके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है। यह बात उसके लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया में शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण। नादिया मुझे अपनी अधीरता भरी उदास नजरों से ताकती, मानो मेरे अंदर की बात भापना चाहती है। मेरे सवालों का वह कोई असंगत सा उत्तर देती है। वह इस इंतजार में है कि मैं उससे फिर वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूँ। अरे, उसके प्यारे चेहरे पर ये कैसे भाव है? मैं देखता हूँ कि वह अपने आप से लड़ रही है। उसे मुझसे कुछ कहना है, वह कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वह अपने ख्यालों को, अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाती। वह झेप रही है, वह डर रही है। उसकी अपनी खुशी उसे तंग कर रही है। सुनिए, मुझसे मुंह चुराते हुए वह कहती है। क्या? मैं पूछता हूँ। चलिए एक बार फिर फिसले।
हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैं फिर से भय से सफ़ेद पड़ चुकी हुई और कांपती हुई नादिया को स्लेज पर बैठाता हूँ। हम फिर से भयानक गहराई की ओर फिसलते हैं। फिर से हवा की गरज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है। और फिर से जब शोर सबसे अधिक था, मैं धीमी आवाज़ में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। नीचे पहुँचकर जब स्लेज रुक जाती है तो नादिया एक नज़र पहले ऊपर की तरफ ढलान को देखती है जिससे हम अभी अभी नीचे फिसलते हैं, और फिर दूसरी नज़र मेरे चेहरे पर डालती है। वह ध्यान से मेरी बेपरवाह और भावहीन आवाज़ को सुनती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके सारे हाव भाव से हैरानी झलकती है। वह चकित है और जैसे उसके चेहरे पर यह लिखा है, क्या बात है, ये शब्द किसने कहे थे? शायद इसी ने, या हो सकता है मुझे बस ऐसे ही लगा हो, बस ऐसे ही वे शब्द सुनाई दिए हों। उसकी परेशानी बढ़ जाती है कि वह इस सच्चाई से अनभिज्ञ है। यह अनभिज्ञता उसकी अधीरता को बढ़ाती है। मुझे उस पर तरस आ रहा है। बेचारी लड़की, वह मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती और नाक भौं चढ़ा लेती है। लगता है वह रोने ही वाली है। घर चले, मैं पूछता हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ फिसलने में खूब मज़ा आ रहा है। वह शर्म से लाल कर कहती है और फिर मुझसे अनुरोध करती है, और क्यों ना हम एक बार फिर फिसले? तो उसे यह फिसलना अच्छा लगता है। बस स्लेज पर बैठते हुए तो वह पहले की ही तरह भय से सफ़ेद दिखाई दे रही है और कांप रही है। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं अपने होठों को रुमाल से पोंछकर धीरे से खांसता हूँ। और जब फिर से नीचे फिसलते हुए हम आधे रास्ते में पहुँच जाते हैं तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। और यह पहेली ही रह जाती है। नादिया चुप रहती है, वह कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वह धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतजार कर रही है कि शायद मैं उसे कुछ कहूँगा। मैं ये नोट करता हूँ कि उसका दिल कैसे तड़प रहा है, लेकिन वह चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए। शायद वह सोच रही है। दूसरे दिन मुझे उसका एक रुक्का मिलता है, आज जब आप पहाड़ी पर फिसलने के लिए जाएं तो मुझे अपने साथ ले लें नादिया। उस दिन से हम दोनों रोज फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज में वही शब्द कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। जल्दी ही नादिया को इन शब्दों का नशा सा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसे शराब या माफिन का नशा होता है। वह इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह डर लगता है, लेकिन अब वह भय और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करते हैं, जो पहले की तरह उसके लिए एक पहेली बने हुए हैं और उसके दिल को तड़पाते हैं। उसका शक हम दो ही लोगों पर है, मुझ पर और एक हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है, उसे पता नहीं, पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब चाहे किसी भी बर्तन से क्यों ना पी जाए, नशा तो वह उतना ही देती है। अचानक एक दिन दोपहर के समय में अकेला ही उस पहाड़ी पर जा पहुंचा। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नादिया उस ढलान के पास खड़ी है। उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही हैं। फिर वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। अकेले फिसलने में हालांकि उसे डर लगता है। वह बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी है। वह कांप रही है, उसे जैसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो, पर वह आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, बिना झिझके, बिना रुके। शायद आखिर उसने फैसला कर ही लिया है कि वह इस बार अकेली नीचे फिसल कर देखेगी कि जब मैं अकेली होंगी तो क्या मुझे वो मीठे शब्द सुनाई देंगे या नहीं। मैं देखता हूँ कि वह बेहद घबराई हुई भय से मुंह खोलकर स्लेज पर बैठ जाती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसल पड़ती है। स्लेज की फिसलने की गूंज सुनाई पड़ रही है। नादिया को वो शब्द सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये देखता हूँ कि वह बेहद थकी हुई और कमज़ोर सी स्लेज से उठती है। मैं उसके चेहरे पर यह पढ़ सकता हूँ कि वह खुद नहीं जानती कि उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा कि उसके लिए कुछ भी सुनना या समझना मुश्किल था। फिर कुछ ही समय बाद वसंत का मौसम आ गया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई हैं। हमारी बर्फ से ढकी हुई सफ़ेद पहाड़ी भी काली पड़ गई है। उसकी चमक खत्म हो गई है। धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल जाती है। हमारा फिसलना बंद हो गया है और अब नादिया उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी।
उससे वे शब्द कहने वाला भी अब कोई नहीं है। हवा खामोश हो गई है और मैं यह शहर छोड़कर पीटर्सबर्ग जाने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए वहाँ चला जाऊँगा। मेरे पीटर्सबर्ग रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। संध्या समय में बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नादिया रहती है, यह बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाड़ ही नादिया के मकान को उस बगीचे से अलग करती थी। अभी भी मौसम में काफ़ी ठंड है, कहीं कहीं बर्फ पड़ी दिखाई देती है। हरियाली अभी नहीं है, लेकिन बसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। मैं बाड़ के पास आ जाता हूँ और एक दरार में से नादिया के घर की तरफ देखता हूँ। नादिया बरामदे में खड़ी है और उदास नज़रों से आसमान की ओर ताक रही है। बसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। यह हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वे शब्द सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, गाल पर आंसू ढुलकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो उस हवा से यह प्रार्थना कर रही हो कि वे एक बार फिर से उसके लिए वे शब्द दोहराए। और जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं फिर से धीमी आवाज़ में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। अचानक न जाने नादिया को क्या हुआ, वह चौंक कर मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वह बेहद खुश, बेहद सुखी, बेहद सुंदर। और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट आता हूँ। ये बहुत पहले की बात है। अब नादिया की शादी हो चुकी है। उसने खुद शादी का फैसला किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पति एक बड़ा अफसर है और उसके 3 बच्चे हैं। वह उस समय को आज भी नहीं भूल पाई जब हम फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाया करते थे। हवा के वे शब्द उसे आज भी याद हैं, या उसके जीवन की सबसे सुखद, हृदयस्पर्शी और खूबसूरत याद है। और अब जब मैं प्रौढ़ हो चुका हूँ, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ मैंने उससे वे शब्द क्यों कहे थे, किस लिए मैंने उसके साथ ऐसा मजाक किया। दोस्तों, यही थी बहुत प्यारी सी कहानी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुशियाँ बढ़ाना तो हमारा काम है। इन छोटी छोटी खुशियों को ऐसे ही बिखेरते रहेंगे। आपका सहयोग इन खुशियों को फैलाने में चाहिए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।